हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चल रहा था, उसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम नया टॉपिक करेंगे कि कंडक्टर्स का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। तो बच्चों कंडक्टर्स क्या हैं? अगर हम कंडक्टर्स पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, यानी कि वो अलाउ कराते हैं चार्जेस के फ्लो को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या हैं। तो दीज आर द सब्सटेंस which allow the physical movement of electric charges through them when an external electric field is applied। यानी कि जब हम कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें ध्यान रखना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं और उनका जो मूवमेंट्स हो रहा, फिजिकल मूवमेंट वो करा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों हमारा मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो हमें तो फिलहाल मतलब सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स है। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो कैरियर हैं बच्चों, जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर जो कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दो चीज़ों की, फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं या जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से उन आउटर मोस्ट शेल का जो बीच का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो बहुत वीक है। यानी कि जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में? ये ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन? जो भी आपके कौन है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्यू ई, होता है F इजिकल टू क्यू ई, और फोर्स की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने क्या बताया कि जब हमारे मेटल्स हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। जब उन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। इनको बोलते हैं फ्री चार्जेस। लेकिन अब बात करता हूं मैं किन की? पॉजिटिव आयंस की। पॉजिटिव आयंस की अगर बात करें तो उन पॉजिटिव आयंस में क्या होगा, पहले आप वो देखो। पॉजिटिव आयंस में बच्चों दो चीजें आपके पास हैं। एक है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। और दूसरी चीज होती है उसके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन। इनर शेल के जो हैं इलेक्ट्रॉन वो होते हैं। अब ये दोनों आपके मूव नहीं करते क्योंकि ये बाउंडेड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से, यानी कि इनको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्लियर होगी बात दोनों की कि फ्री चार्ज की क्या बात हो रही है और बाउंड चार्ज की बात क्या हो रही है। तो हमने अब तक दो चीज़ें देख ली बच्चों। पहला देखा कि भाई कंडक्टर्स क्या हैं कि जिन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो वो चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं। ठीक है भाई, अलो करते हैं कि वो चार्ज मूव हो। जो चार्ज मूव हो रहा है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम फ्री चार्जेस नाम दे रहे हैं, और जो बाउंड चार्जेस है वो मूव नहीं कर रहे।
मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर बच्चों आपके कैरियर्स दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, इतनी बात ये तो हो गई। अब इनकी मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, जो भी हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कंडक्टर की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductors is ज़ीरो। ये ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? देखो, मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी कंडक्टर को रख रहा हूँ। ये मैंने कंडक्टर रख दिया, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स तो लगना ही है, सिंपल सी बात है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम मैंने ई एक्सटर्नल कर दिया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, तो इस पर आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इस सरफेस पर आपका पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? क्यों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ऐसा तब तक इंडक्शन फिनोमेना चलता रहेगा जब तक दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो जाएं। यानी एक्सटर्नल और इंड्यूस दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो ज़ीरो होगा। क्लियर होगी इतनी बात कि भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल है वो दोनों बराबर होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। चलो बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी के बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर आप गॉस लॉ को देखें, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने आपको एक चार्ज कंडक्टर लिया हुआ है, ये इस पर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, तो अगर मैं इनसाइड कोई भी एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, मैंने क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। अब गॉस लॉ लगाया, आपको पता ही है फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है इनसाइड तो सिंपल सी बात है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर होगी बात कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चलो भाई अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, जो भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है भाई, उस कंडक्टर की जो सरफेस है उसके नॉर्मल होगा। मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने दिया हुआ है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो सरफेस के नॉर्मल होगा। क्या होगा बच्चों? सरफेस के नॉर्मल। ये अगर देखो नॉर्मल ना हो तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सरफेस के नॉर्मल नहीं है। मान लिया हमने कि सरफेस के नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, किसी एंगल पर है, ये किसी एंगल थीटा पर है, तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई कोस थीटा और दूसरा होगा ई साइन थीटा। होगा ना होगा? अब देखो जो सरफेस पर आपको चार्ज नज़र आ रहा है उस पर आपको एक टेंजेंशियली फोर्स लगता हुआ दिखेगा इस कंपोनेंट की वजह से। हर उस पर आपको एक फोर्स दिखाई देगा जो टेंजेंशियली लग रहा है और वो इस चार्ज को बच्चों मूव कराएगा, जिसकी वजह से आपको एक सरफेस करंट मिलेगी। जबकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर होगी बात? मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं है तो उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट उस सरफेस के चार्ज को घुमाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगी? एक सरफेस करंट मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जिस्ट नहीं रहा। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और अब इसका हो गया मूवमेंट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर होगी इतनी बात कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं है तो उसका एक कंपोनेंट आपको सरफेस करंट देगा। क्लियर है बात? तीसरी प्रॉपर्टी। चलो बच्चों अगली प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सरफेस पर और इनसाइड सेम होता है। अगर आपको कोई कंडक्टर दिया जाए
उस कंडक्टर की सरफेस पर बच्चों जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होता है। मान लेते हैं ये सरफेस पर मैंने एक P पॉइंट लिया और अंदर मैंने Q ले लिया या R ले लिया। अब आपको पता है एक रिलेशन E इज इक्वल टू होता है माइनस के डेल्टा B अपॉन डेल्टा R, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच्चों क्या है, ज़ीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो डेल्टा B भी ज़ीरो होगा। तो अगर एक पॉइंट मेरा सरफेस पर है और एक पॉइंट मेरा अंदर है तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो ज़ीरो, यानी कि दोनों का बराबर पोटेंशियल हुआ। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल उसके इनसाइड होता है। इसे याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। क्या बताया कि सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ओके, अगली प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। क्या कहती है अगली प्रॉपर्टी, देखते हैं बच्चों। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, तो उसके बाहर आप जो भी पॉइंट ले रहे हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। चलो एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लेता हूं। अंदर तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है। चलो भाई, गॉस लॉ क्या कहता था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नोट बोलता था। फिलहाल तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है, और E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन डेल्टा एस अपसाइलन नोट। ये क्या है बच्चों, तो ये होती है आपके पास सिग्मा। तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात क्लियर होगी। पांचों प्रॉपर्टी चलो एक बार और देख लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बच्चों वो सरफेस के नॉर्मल होता है। अगली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं सिक्स क्या कहती है। अगर बच्चों आपके पास कोई कंडक्टर है और उसमें आप एक कैविटी बना दो, क्या बना दो, कैविटी। तो अगर आपके पास जो कैविटी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं। तो इस कैविटी के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसका हम यूज़ शील्डिंग में भी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिससे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्री कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जैसे मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसमें कुछ अफेक्शन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसे फ्री करने के लिए अपने कोई कंडक्टर के अंदर रख लूँगा। यानी कि हम किसी भी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करते हैं, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर होगी इतनी बात। दूसरी बात एक और देख लेते हैं इसमें कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है और हमने कोई चार्ज रखा हुआ, तो ये जो कैविटी होगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो भी आपका चार्ज होगा वो इंड्यूस चार्ज ठीक इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर बच्चों आप एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जस्ट इस कैविटी के बाहर लेते हो तो आपका जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी प्लस से निकलती हैं और इससे निकलेंगी और फाइनली इससे बाहर हो जाएंगी। ये भी आप एक याद रखोगे, क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, ठीक है ना, कि कैविटी के अंदर आपने कोई चार्ज रखा है तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस पर पहुँच जाता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। इतनी बात क्लियर होगी। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी 6 की 6 क्लियर होगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। ओके, कह रहा 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स ABC ऑफ रेडियाई A R है, 2R है और 4R है। ओके, A और C को शॉर्ट किया गया और V पर यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है, ठीक है भाई, मान लेते हैं इस पर चार्ज Q है, इस पर कैपिटल Q और इस पर एक पर Q1 मान लेते हैं, दूसरे पर Q2। अब देखो Q1 Q2 पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो भाई हम पहली कंडीशन यही रखेंगे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन होगी। अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ पोटेंशियल। देखो A और C को हमने क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब उन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। तो भाई पहले मैं
बी ऑफ ए निकाल देता हूँ। याद क्या रखना है कि जो भी पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल सरफेस उस कंडक्टर के अंदर होगा, ये याद रखना इस लाइन को। चलो भाई ए पर निकालते हैं। तो पहला हो जाएगा के Q1 अपॉन आर, इसकी वजह से, फिर दूसरे की वजह से के कैपिटल Q अपॉन 2R, तीसरे की वजह से के Q2 अपॉन 4R। जो सरफेस पर है वही अंदर होगा। सी पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसमें हो जाएगा के Q1 अपॉन 4R, क्योंकि सरफेस के बाहर जा रहे हैं तो डिस्टेंस वही लेंगे। याद क्या रखना है, सरफेस के बाहर जा रहे हो तो डिस्टेंस आपको दी होगी सेंटर से, और सरफेस के अंदर निकाल रहे हो तो वही पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल सरफेस पर है, अंदर वही होगा। तो के Q अपॉन 4R और के Q2 अपॉन 4R दोनों बराबर हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देखो क्या आता है इक्वेट करने पर। अगर मैं इनको इक्वेट करता हूँ तो इसमें से देखो के Q1 अपॉन आर, के Q अपॉन 2R और के Q2 अपॉन 4R है, मैंने इसको इक्वेट कर दिया। के Q1 अपॉन 4R, के Q अपॉन 4R और के Q2 अपॉन 4R, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब जो बच गए हैं उन्हें देखो, हमारे पास है के Q1 अपॉन आर माइनस के Q1 अपॉन 4R, दूसरा तरफ है के Q अपॉन 4R माइनस के Q अपॉन 2R। तो के भी कैंसिल हो जाएगा और सबका R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q1 बाई 4, Q बाई 4 माइनस Q बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4Q1 माइनस ये हो गया 3Q1 बाई 4 और ये आ जाएगा माइनस के Q बाई 4। तो जो Q1 की वैल्यू है बच्चों वो माइनस के Q बाई 3 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो दो चीज़ों का बच्चों यूज़ किया कि अगर जिस पर चार्ज नहीं आप उस पर चार्ज दे रहे हो तो उन पर चार्ज का सम 0 होगा और जो शॉर्ट किए गए हैं उनका पोटेंशियल हमारा सेम होगा। उसकी हेल्प से हमने निकाला। तो कंडक्टर ए पर जो चार्ज आ गया वो आ गया माइनस के Q बाई 3। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल आपके पास है ही, बस इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है ना। चलो Q1 तो हमारे पास है, कितना है, माइनस के Q बाई 3, और आपको पता है कि Q1 प्लस Q2 का सम 0 है, तो बच्चों Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q बाई 3। अब पोटेंशियल निकालते हैं ए पर। तो क्या फॉर्मूला है, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो मैं बाहर ही रख देता हूँ। अब चार्ज है माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के Q बाई 3R, यही तो है फॉर्मूला, के Q अपॉन आर। दूसरे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा K अपॉन 2R और अगला हो जाएगा Q अपॉन 12R। सही है, एलसीएम आप ले लेना। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो सिंप्लीफाई करके ये पूरा आ जाएगा Q अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिंप्लीफाई आप इसे कर लोगे बहुत आराम से, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। अब ऐसे ही हमें पोटेंशियल निकालना है बी पर। चलो बी पर भी पोटेंशियल निकाल देते हैं। बी पर पोटेंशियल निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहले वाले पर ए पर क्या चार्ज है, चार्ज पर ध्यान दो, इस पर है माइनस के Q बाई 3 और डिस्टेंस कितनी हो गई 2R। बाहर वाले पर जो है वो चार्ज है आपका Q बाई 3 प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का Q बाई 3 अपॉन 2R। अगले का है Q अपॉन 2R और उससे अगले का है Q अपॉन 12R, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एलसीएम आप इसको ले सकते हो, ये हो जाएगा 12R, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 6Q प्लस Q, तो 6 और 7, 7 में से 2 गए 5, ये आ जाएगा 5Q अपॉन 48 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये रहा सी ऑप्शन। क्लियर होगी इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि आपके पास S इज अ सॉलिड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, पॉइंट चार्ज Q इतना, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। ए सी इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर हमें निकालना है। तो जो सरफेस पर होता है वही उसके अंदर होता है। तो देखो
आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी है? ये जो डिस्टेंस की अगर बात करें तो BC जो है वो 3 है, AB 4 है, तो पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं इस पर वो निकालता हूँ पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, यही फॉर्मूला है। चलो भाई, K इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ चार्ज आपके पास है 1 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस आपके पास 5। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1.8 × 10⁻3 यानी कि 1.8 किलो वोल्ट मिल जाएगा। ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, आसानी से निकल गया। अब एक पॉइंट तो हमारा क्लियर होगा कि भाई फर्स्ट तो सही है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं बच्चों। तो अब देखो, हमसे पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। ओके, तो देखो अगर मैं पोटेंशियल ऑफ बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ों पर होगा। एक तो इस चार्ज की वजह से तो है ही पोटेंशियल, दूसरा इस चार्ज की वजह से यहाँ पर आपको एक इंड्यूस चार्ज भी तो मिलेगा, उसकी वजह से भी तो बच्चों पोटेंशियल होगा। टोटल तो यही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल पोटेंशियल आपका यही रहेगा। दूसरा आपका है इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से प्लस बी ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका कितना है? 1.8 × 10⁻3। अब इंड्यूस चार्ज की वजह से निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई? इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल और इंड्यूस की वजह से, तो भाई इंड्यूस की वजह से तो मेरे को निकालना ही है। अब मैं पहले इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा, तो 9 × 10⁻9 और 1 × 10⁻6/4। क्या बताया मैंने? जो सरफेस है, जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर जो वो चार्ज इंड्यूस्ड कर रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल, और बाहर वाले की वजह से हमने निकाल लिया। अब जो इंड्यूस्ड है वो निकाल रहे हैं, तो पहले मैं इस पॉइंट की वजह से इस पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, बी पॉइंट पर कितना है। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1.8 × 10⁻3। ये हमें निकालना है। समझ में आ गई ना बात? क्या बताया मैंने कि जो भी उस कंडक्टर पर पोटेंशियल है वो दो चीज़ों की वजह से आपको मिलेगा, एक इंड्यूस्ड की वजह से और एक उसकी वजह से। टोटल पोटेंशियल आपका वही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2.25 × 10⁻3 होगा। आप इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.45 × 10⁻3 यानी कि 0.45 किलो वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? आपका क्लियर है? चलो बच्चों, तो ऑप्शन हमारे हो गया ए 1 और 3, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि दोनों चीज़ें सही आ रही हैं। तो इसमें हमने बच्चों अपना कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, कंडक्टर्स के बारे में देखा। पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।